जिसमें आध्यात्मिक शक्ति के स्तर 7 और उससे अधिक वाले लोग थे, इसीलिए वो बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके पैर, सींग, गर्दन और शरीर पर गहरे घाव देखे जा सकते थे। यदि अरविंद कुमार और उनके लोग इसे जीवित नहीं चाहते थे तो ये उनके हथियारों से मारा जा सकता था। जाहिर है अरविंद कुमार और उनके लोग पिछले कुछ समय से हवा मारक को घेर रहे थे, क्योंकि उन्हें अक्सर शाप देते हुए देखा जा सकता था। माना जाता है कि 10 हवा मारक पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। ये उल्लेख करने की जरूरत नहीं थी कि उनके पास अभी हराने के लिए उस समय केवल एक ही हवा मारक था। एक बार जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो गुरु की एक काठी उसकी पीठ पर रखी जाएगी और फिर उसका गुरु उसके घावों को ठीक करेगा और वो उसे एक आध्यात्मिक फल खिलाएंगे। लेकिन ये हवा मारक बहुत जिद्दी था। इसको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शिरीन एक नासमझ व्यक्ति नहीं थी और उसने उन 8 लोगों द्वारा देखे जाने से पहले जल्दी से दूर चले जाना अपने लिए अच्छा समझा। हालांकि अज्ञात कारणों से जब वो हवा मारक को देखती थी तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बस देखने के लिए इस पेड़ के पीछे छिप गई और उसे जल्दी ही लगा कि वो उसे अब देख नहीं सकेगी। फिर भी उसने आंख बंद करके लड़ाई नहीं की, क्योंकि वो निश्चित रूप से अरविंद कुमार और उसके लोगों के खिलाफ लड़ नहीं सकती थी। वो अकेले अरविंद कुमार के खिलाफ भी नहीं लड़ सकती थी। उनमें से 8 से लड़ने का तो जिक्र तक नहीं किया जाना चाहिए। अरविंद कुमार जी, ये हवा मारक वास्तव में बहुत जिद्दी है। मुझे ये डर नहीं है कि ये मर जाएगा, लेकिन ये तब भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहेगा। हम क्या करें? सफेद चेहरे वाला एक बुजुर्ग जो 8 में सबसे बड़ा था मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सिर्फ उनसे पूछ सकते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, तार्किक रूप से इसे आत्मसमर्पण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या हम इसे मारने जा रहे हैं? अरविंद कुमार का चेहरा उदास हो गया। अगर हम इससे आत्मसमर्पण करवाने में गंभीरता से असमर्थ हैं तो हम इसे मार देंगे। जाहिर है वो समूह का नेता था, क्योंकि अन्य लोगों ने उसकी बातों को तुरंत स्वीकार कर लिया और जब वो फिर से हवा मारक को घेर रहे थे तो उसे कोई दया नहीं आई। क्या वो हवा मारक को मरते हुए देखना चाहेगी? शिरीन खुद से पूछ रही थी और एक साथ उसे बचाने का तरीका भी खोज रही थी। क्या आप जबरदस्त तरीके इस्तेमाल करने जा रही हैं? सोमदेव सिंह ने उसके कानों में कह दिया। शिरीन ने उसे देखा और अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया। शायद ही उसने उसका हाथ पकड़ने की पहल की होगी पहले। मैं आपकी मदद लेना चाहती हूँ, सोमदेव सिंह ने कहा। ये क्या है? बाहर जाओ और उन्हें हराओ। शिरीन ने अपना सर हिला दिया। आपका छोटा शरीर उनके खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसीलिए हम कठिन नहीं हो सकते। वैसे भी मुझे एक हवा मारक को बचाने का एक तरीका मिला है। सोमदेव सिंह उत्सुक थे। आपका विचार क्या है? शिरीन ने अपने होठों को घुमावदार कर दिया। महल मालिक। सोमदेव सिंह चौंक गए, उसे घूरते हुए बोले, क्या? शिरीन ने कहा, आप उन्हें डराने के लिए महल मालिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। सोमदेव सिंह हैरान थे। उन्होंने एक कदम पीछे लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ। इससे पहले कि कुछ कह सकें शिरीन ने उन्हें एक दर्पण दिखाया। आओ ध्यान से देखो, तुम जल्दी ही उनके जैसा बनने जा रहे हो। इसी बीच उसने भेस के लिए अपने उपकरण निकाले और शिरीन उन्हें निर्देश देने में मदद कर रही थी। आपको बाद में कुछ नहीं कहना है, बाकी काम मैं करूंगी। सोमदेव सिंह को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे लगता है कि हमारे पास एक अलग अलग आचरण है। भले ही हम एक ही दिखते हो, हमारी आभा एक नहीं होगी। इसे नकली समझकर जैसे मैं कहूँ वैसे खेलो। क्या आप जानते हैं कि आप कितने शांत हैं? हाँ, मुझे पता है। सोमदेव सिंह की आंखें झिलमिला रही थी। ये पर्याप्त से अधिक है। सोमदेव सिंह को समझ आ गया था कि उनकी सोच महल मालिक की सोच के बीच का अंतर केवल शांत अभिनय करने जितनी ही थी। जब हवा मारक को अरविंद कुमार और उनके लोगों द्वारा मारा जाने वाला था तो आकाश से बहुत दूर तक अचानक हवा में एक आवाज सुनाई दी और एक उदासीन आवाज ने कहा, आप सभी क्या कर रहे हैं? मधुर स्वर में आवाज आई। अरविंद कुमार का शरीर अचानक खड़ा हो गया और वो ध्वनि की दिशा में मुड़ गए और उन्होंने देखा कि 2 लोग पास में एक पेड़ की शाखा पर खड़े थे। बैगनी बागे में एक लंबी सीधी आकृति हवा में फड़फड़ाते हुए देखी गई थी। उसके पास काले ढीले बाल थे। उनके माथे पर लोमड़ी की आंखों की झलक और चेहरे पर मुखौटा था, जिसने केवल उसके अद्भुत होठों को उजागर किया था। एक और व्यक्ति हरे रंग के बागे में देखा गया था। वो व्यक्ति भी सुंदर, समझदार और शांत लग रहा था। अरविंद कुमार और उसके साथियों ने देखा कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी थे। महल मालिक को उन्होंने देखा। यद्यपि वो उनसे निकट दूरी पर बात नहीं कर रहे थे, वो उनके हस्ताक्षर उपस्थिति से बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा स्वर्ग महल के संरक्षक कुंवर सिंह उनके साथ ही खड़े थे, इसीलिए वो उसे तुरंत पहचान सकते थे कि वहां उन्होंने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। वो अवचेतन मन से उनके सम्मान का भुगतान करने के लिए नीचे झुके। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने थोड़ा सर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुंवर सिंह जो उनकी तरफ थे, उन्होंने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के बजाय बाकी सबसे पूछा,
आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? अरविंद कुमार हैरान था क्योंकि उसने सोचा कि वो जो कर रहे थे वो वास्तव में स्पष्ट था। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन आकाशी ऋषि व्यास साहू जी पर उसने एक नजर डाली और उसने देखा कि वो अपने होठों को थोड़ा शुद्ध कर रहे थे और उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से मुस्कुराहट दिख रही थी। ये कुछ अजीब था। अरविंद कुमार चुपके से कांप रहे थे क्योंकि वो हमेशा आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से डरते थे। इससे पहले जब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने उसे अपना पसंदीदा शिष्य श्रवण सिंह को मारने का आदेश दिया तो वो बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया क्योंकि उन्होंने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि उन्होंने तब से ही आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से नफरत करना शुरू कर दिया था। अपने शिष्य को मारे जाने के बाद वो दुखी और उदास थे, इसीलिए उनके बड़े और शिष्यों ने काले जंगल में कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए आमंत्रित करके उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की। अरविंद कुमार उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि शिरीन भी इस समय काले जंगल से बाहर निकलने के लिए लड़ रही होगी। अपने शिकार के रूप में एक उपयुक्त क्रूर जानवर की तलाश के अलावा उनके पास एक गंदी सोच थी। वो शिरीन को चुपके से मारना चाहते थे क्योंकि वो अपने शिष्य की ओर से बदला लेने के लिए अंधेरे जंगल में आए थे। इसीलिए उन्होंने गलती से तीसरी चोटी में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गए क्योंकि उन्हें जादुई रुकावट द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। असहाय रूप से वो केवल अपने वरिष्ठ और शिष्यों के साथ शिकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। हालांकि वो कुछ हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन वो बहुत संतुष्ट नहीं थे और जब वो हार मानने वाले थे तो उन्होंने हवा मारक को देखा। हवा मारक को सबसे अच्छी सवारी के रूप में जाना जाता था और बड़े मौर्य संत जी की सवारी के रूप में जितना अच्छा समझा जाता था। इसीलिए अरविंद कुमार अवसर को खोना नहीं चाहते थे और तुरंत अपने वरिष्ठ और शिष्यों के साथ मिलकर उसे घेरना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से इतना जिद्दी था कि आत्मसमर्पण करने की तुलना में मरने के लिए तैयार था। इसी कारणवश ही वो उस जानवर को आसानी से दूसरे के हाथों में गिरने देने के लिए तैयार नहीं थे। वो इसे मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से मिलेंगे। वैसे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को शिरीन को तीसरे शिखर पर भेजने के बाद छोड़ देना चाहिए था। वो यहाँ क्यों दिखाई देंगे? अरविंद कुमार को संदेह हुआ कि कुछ तो गलत है। इस तरह उन्होंने कुंवर सिंह का सम्मान करते हुए उनके आंदोलनों का अवलोकन किया। हालांकि वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से परिचित नहीं थे, इसीलिए वो किसी तरह की कमजोरी और अंतर को पहचान नहीं सके। कुंवर सिंह सीधे थे। उन्होंने कहा, हमारे खगोली गुरु इस हवा मारक को अभी कुछ समय के लिए चाहते थे, लेकिन वो इसे अभी तक आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं दे रहे थे क्योंकि वो उसे यहाँ प्रशिक्षित करना चाहते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप सभी इसको घेर लेंगे। ये आज क्योंकि खासी कबीले के अन्य बुजुर्गों ने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी का सम्मान किया, उन्होंने जैसे ही कुंवर सिंह ने जो कहा वो सुना तो उन सब ने माफी मांगी। कुंवर सिंह ने उनसे आगे सवाल नहीं किया, लेकिन जिन्हें पता नहीं है वो दोषी नहीं है के कारण के साथ उन्हें जल्दी छोड़ने का अनुरोध किया। जैसे कि ये दुर्लभ था कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी आज दयालु लग रहे थे। उन्होंने अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल अरविंद कुमार ने अचानक आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की ओर झुककर कहा, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, मुझे एक सवाल मिला है और मैं आपकी सलाह लेना चाहूंगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? लेकिन आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को देखते हुए उन्हें उन पर संदेह हो रहा था। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी वहां खड़े थे, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे थे। कुंवर सिंह ने कहा, यह बात करने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए अगली बार इसके बारे में बात करें, लेकिन अभी के लिए जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ दें। कुंवर सिंह को शिरीन द्वारा प्रतिरूपित किया गया था, जबकि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी जो उनके पक्ष में थे वो सोमदेव सिंह द्वारा प्रतिरूपित किए गए थे। जैसा कि शिरीन को डर था कि सोमदेव सिंह उनकी पहचान का खुलासा कर देंगे यदि वो बात करते हैं, तो उसने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और खुद को दिखाने से पहले वो सभी चीजों को संभाल लेगी ऐसा बताया। जैसा कि वो जानती थी कि अपनी आवाज को कैसे बदलना है, उसने अपनी उपस्थिति से पहले आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की आवाज की नकल की थी। उसने सोचा कि ये लोग जल्दी से दूर चले जाएंगे जैसे ही वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को देखते हैं, लेकिन अरविंद कुमार को कुछ ज्यादा ही बहादुर बनना था। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से उनकी पहचान पर संदेह किया, इसीलिए शिरीन को सोमदेव सिंह को बोलने नहीं देना चाहिए और बिना परवाह किए खुद बात करनी चाहिए। फिर भी इस चीज ने उसे और भी संदेहास्पद बना दिया कि उसने अपनी चुभती आंखों से शिरीन को देखा। रक्षक कुंवर सिंह जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरे सवाल का जवाब देना बहुत आसान है और आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को बस इसका जवाब देने की जरूरत है।
अपने अंतिम वाक्य में वो सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना भी भूल गया था। शिरीन का दिल इसीलिए हार गया क्योंकि वो जानती थी कि जब वो 8 जोड़ी आंखें उसे देख रही थी तब वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की आवाज की नकल नहीं कर सकती थी। जब वो किसी उम्मीद में उन पर फिर से बरसने की कोशिश करने का फैसला कर चुकी थी ताकि वो जगह छोड़ दे, सोमदेव सिंह जो उसके बगल में था वो अचानक सीधा खड़ा हो गया। अरविंद कुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिरीन हैरान हो गई क्योंकि सोमदेव सिंह की आवाज आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की आवाज की तरह ही गूंज रही थी। अरविंद कुमार का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने झट से जवाब दिया, नहीं, मैंने हिम्मत नहीं की। नहीं न क्या? सोमदेव सिंह ने अपनी आस्तीन हवा में लहराई और जोर से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सुनिश्चित हैं आप भी मेरे सामने मैं का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं और मुझे आपके सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करने के लिए योग्य हैं? उनकी आवाज में उदासीनता थी लेकिन मारने का एक उदंड मकसद भी था। अरविंद कुमार हैरान था। वो अपने घुटनों पर गिर गया और वो माफी के लिए चिल्ला रहा था, मुझे आपका अपमान करने के लिए खेद है, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? उनके बड़े बूढ़े और शिष्यों ने भी अरविंद कुमार की ओर से माफी पर बहुत जोर दिया। मैं दूसरों के अपराध को सरलता से उजागर नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है कि मैं आपको सिर्फ कुछ माफियों के साथ क्षमा कर दूंगा? सोमदेव सिंह अभी भी मुस्कुरा रहे थे लेकिन कठोर शब्दों के साथ। अरविंद कुमार को बहुत पछतावा हुआ लेकिन उसे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को एक स्पष्टीकरण देना पड़ा। दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने एक हाथ को काट लिया और खून बहना शुरू हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर भी उसने आवाज देना जारी रखा, मैं अपनी माफी के रूप में अपनी बाह काटकर खुद को सजा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ करेंगे। सोमदेव सिंह ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, जाओ। अरविंद कुमार को एक माफी दे दी गई थी। वो अपने बड़े बूढ़ों और शिष्यों के साथ जल्दी से वहां से निकल गया। वो स्थान अपनी शांति में वापस आ गया और शिरीन भी अपने असली रूप में आ गई। सौभाग्य से शिरीन ने सोमदेव सिंह पर नजर रखी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बहुत अच्छी तरह से आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की आवाज की नकल कर सकते हो। यहाँ तक कि वो खुद भी लगभग अपनी भयभीत आभा से हैरान थे। सोमदेव सिंह ने अपने माथे पर पसीने की बूंदों को मिटा दिया। सौभाग्य से मैं सीखता था कि मैं अपनी आवाज को कैसे बदल सकता हूँ और कुछ समय के लिए आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को देखता था। अन्यथा हम खुद को प्रकट कर सकते थे और इसके बजाय मर सकते थे, हवा मारक को सहेजने के लिए। उन्होंने अब सोमदेव सिंह की आवाज में बात की। आपकी आभा भी समान थी, न केवल आपकी आवाज। शिरीन ने उस पर एक और नजर डाली। सोमदेव सिंह बहुत उत्साहित लग रहे थे, वास्तव में। और उसने शिरीन की आंखों में देखते हुए शिरीन को घूरते हुए कहा, तो फिर क्या आप मुझे थोड़ा और पसंद करती हैं अब? शिरीन पूरी तरह से अवाक थी। ये साथी जब भी संभव हो अपने प्यार का इजहार करना नहीं भूलता था। उसने फिर उसे नजरअंदाज कर दिया और हवा मारक की जांच करनी चली गई। हवा मारक बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो अब भी वहां लंगड़ा रहा था, वरना वो पहले बच जाता। उसकी स्थिति अजीब थी। हालांकि ये अब खुद का समर्थन नहीं कर सकता था, लेकिन उसके सामने वाले खुर अभी भी जमीन के खिलाफ इसका समर्थन कर रहे थे, जैसे कि किसी चीज के डरने के बाद होता है। जब शिरीन उसके पास गई तो उसने तुरंत अपना सर उठाते हुए गुस्से में सीटी बजाई, जैसे कि कोई चेतावनी दे रहा हो, जैसे कि ये गंभीर रूप से घायल था। उसकी सीटी पहले की तरह डराने वाली नहीं थी। शिरीन ने कहा, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं केवल आपके घाव को ठीक करना चाहती हूँ। उसने कुछ दवा निकाली और हवा मारक को दिखाई। हवा मारक ने कोई प्रशंसा नहीं दिखाई, लेकिन फिर से सीटी बजाई। इस बार वो अपनी आवाज को एक पायदान ऊपर ले गया। मालकिन ये कह रहा है कि आप उस मुर्गे की तरह एक शिष्टाचार यात्रा का भुगतान करते हुए की याद दिलाते हो, परंतु जिसका कोई इरादा नहीं होता है। मसल्स ने अपना खोल खोला और लाजिली का अनुवाद किया। शिरीन ने कुछ सोचा और उसे बाहर खींच लिया। क्या आप जानते हैं कि जानवर की भाषा कैसे बोलनी है? आओ, मेरा अनुवादक बनो और ये बताएं कि मैं इसे अपनी सवारी बनाने के लिए आत्मसमर्पण नहीं करवाऊंगी। मैं इसे तुरंत ठीक होने के बाद जाने दूंगी। मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ। जैसे ही मसल जमीन पर पहुंचा, वो अपने मूल आकार में वापस चला आया, एक छोटे से घर जितना बड़ा। यह हवा मारक को घूरते हुए अपने कवच को खोल रहा था और बंद कर रहा था। मालकिन, ये गंभीर रूप से घायल है और थोड़े समय में ठीक नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये आपकी पेशकश की सराहना नहीं करता है। बेहतर होगा कि मैं इसे खा लूं। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शिरीन ये सुनकर नाराज हो गई और उसने खोल पर थप्पड़ मारा। खाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो। मसल्स नाखुश था। मालकिन, आप आंशिक हो रही हैं। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने शिरीन के शब्दों को हवा मारक को अनुवाद करके सुनाया। यह निश्चित रूप से अपने स्वयं के विचारों में से कुछ को जोड़ता जा रहा था। आप हवा मारक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है।
आप बस तेजी से चलने में सक्षम हैं, लेकिन आप अभी भी मेरे मुकाबले बहुत गरीब हैं। मेरे गुरु ने मुझे बस ढूंढ लिया था। उन्हें आपकी फिक्र है। वो दयालु हैं और आपका इलाज करना चाहती हैं, लेकिन आप बहुत जिद्दी हैं और कृतज्ञ नहीं हैं। अगर उन्होंने किसी बुरे इरादे को रखा होता तो आप अपनी मौजूदा स्थिति से कैसे बच पाते? तुम मूर्ख हो या नहीं? उसके अंतिम शब्द स्पष्ट रूप से हवा मारक के कमजोर स्थान से टकराते हैं, जो उसकी स्थिति को नीचे गिरा देता है और शिरीन की ओर इशारा करता है। शिरीन ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि एक अनुवादक के रूप में काम करने वाले जानवर ने चीजों को आसान बना दिया था। ऐसा लगता है कि उसने जो मसल रखा था वो उपयोगी था, ना कि एक बेकार गोमुख। हवा मारक के शरीर पर कई घाव थे और उनमें से कई को टांके लगाने की जरूरत थी। जैसे कि शिरीन को काले जंगल से बाहर निकलने के लिए खुद भी लड़ने की जरूरत थी। उसके पास दवा और पट्टी के साथ चिकित्सक कैंची और सुई का पूरा सामान था। उसने जल्दी से उनके घावों में दवा लगाने में मदद की। सोमदेव सिंह के खड़े होने और एक पल के लिए उसे देखने के बाद वो उसकी मदद के लिए हाथ बटाने आ गई। स्पष्ट मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, पूनम जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी दयालु हैं। शिरीन ने अपने होठों को थोड़ा सा दबाया, लेकिन कहा कुछ नहीं। भले ही वो अच्छे और बुरे को जानती थी, लेकिन वो आमतौर पर उदासीन रहती थी। उसने इस बार हवा मारक की मदद की क्योंकि वो किसी भी तरह इसे अज्ञात कारणों से देखकर प्रसन्न महसूस कर रही थी। इसके अलावा उसने बल द्वारा वश में नहीं किए जाने वाले उनके चरित्र की प्रशंसा की, इसीलिए उसने इसे बचाने की कोशिश की। हवा मारक ने भी इसकी दया को महसूस किया और अंत में अपनी सतर्कता को नीचे जाने दिया, जिससे उसे दवा लगाने और उसके घाव को सीवन देने की अनुमति मिली। हालांकि ये अभी भी अवचेतन रूप से अपनी रक्षा कर रहे थे और किसी को भी इसके सामने के सीने के कुछ हिस्सों को छूने के लिए मना कर दिया था। क्योंकि वो हिस्सा घायल नहीं था, इसीलिए शिरीन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो ये देखकर हैरान हो गई थी कि अचानक से एक उद्घाटन हुआ और इस प्रकार उसने इस पर कुछ और नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि उसमें से कुछ निकल रहा था और छेद बड़ा हो रहा था। शिरीन हैरान थी। क्या हवा मारक का कंगारू के समान कार्य था, जहां वो अपने पेट में अपने युवा बच्चे को ले जाने के लिए एक थैली में रख सकती थी? हवा मारक को भी इसके बारे में पता लग रहा था, क्योंकि उसने इससे पहले खुर के साथ छेद को जल्दी से ढक लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो ये कर सकता है, एक बैगनी प्रकाश उसके थैले से बाहर गोली की तरह निकल पड़ा। शिरीन दंग रह गई। प्रकाश के रूप में वो सोच रही थी कि ये क्या था। इसी बीच सोमदेव सिंह ने उसे पीछे की ओर खींचा। ये एक स्तराट का पौराणिक जानवर है। उसकी थैली वास्तव में एक स्तराट पौराणिक जानवर को ले जा रही थी। शिरीन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती, उसके पीछे खड़े मसल ने अचानक दोनों को पीछे से कसते हुए पहले से ही अपना कवच खोल दिया। जब उसने तत्काल स्वर में समझाते हुए तुरंत पृथ्वी में गड्ढा बनाना शुरू कर दिया। मालकिन, एक नए स्तराट के पौराणिक जीव के जन्म के लिए एक रक्त बलिदान की आवश्यकता होती है। आप सभी को इसका भोजन नहीं बनना चाहिए। जल्दी से बच जाओ। मसल खोदने में अच्छा था। इसके अलावा इसने खुद को बचाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और इस तरह ये एक पलक झपकते ही एक बड़े छेद को खोदने में कामयाब रहा और जमीन से गायब हो गया। हवा मारक, जिसके पास ये अंडा था, वो भी हैरान था और अपनी थैली देख रहा था। आकाश में चमकीली बैगनी प्रकाश की फुलझड़ियों के साथ इसकी आंखें अनुकूलन करने में सक्षम नहीं थी। ये जवाब देने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि ये केवल एक स्तर 5 का जानवर था। ये सहज रूप से 8 स्तर के जानवर से डरता था, इसलिए बैगनी प्रकाश ने उसे डरा दिया। वो भी इतना कि वो नीचे गिर गया, यहाँ तक कि हिलने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसकी थैली पर एक उकसाव के साथ बैगनी रंग का प्रकाश फैला हुआ एक अंडा निकला। हवा का झोंका आया था। हवा मारक अंडाकार था और अंडे को पोंछने के लिए 2 साल पहले थैली में पोषण देना शुरू हो गया था। हालांकि हवा मारक ने 3 साल पहले एक अंडा दिया था, लेकिन ये एक लड़ाई में उसे हार गया और आखिरकार एक ही स्थान पर 8 बार खोजने के बाद अंडे को खोजने में कामयाब रहा। उस समय ये हर एक तरह से महसूस करता था कि अंडा बड़ा और गहरा था, लेकिन ये सोचना कि ये संभवतः अलग था, उसे लगा शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसकी थैली से गिरने का उस अंडे पर प्रभाव पड़ा था। अंडा मिलने पर वो बहुत उत्साहित था, इसीलिए उसने सावधानी से अंडे को वापस अपनी थैली में डाल दिया। इसके अलावा क्योंकि ये पहले सीख चुका था, ये लड़ाई के दौरान अंडे के प्रति अधिक सुरक्षात्मक हो गया था। ये सोच रहा था कि अंडा 2 साल में पैदा होगा, लेकिन 3 साल बाद भी ऐसा नहीं हुआ और अंडे का रंग भी नहीं बदला। यह अभी भी पीला और थोड़ा लाल था। हवा मारक ने अपने अंडे में थोड़ा बदलाव महसूस किया और केवल आज ही अंडे ने टूटने के संकेत दिए थे, इसीलिए प्रसन्न था और अपने घोंसले में झुकते समय अधिक सतर्क भी था। फिर भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि अरविंद कुमार उनके लोगों से ये मिलेगा। शिरीन की मदद से आखिरकार सुरक्षित था और इसके बच्चे का दुनिया में स्वागत किया जाना था, लेकिन अंडे की जगह बैगनी रंग की रोशनी मिली।
8वें स्तर के जानवर का अंडा था ये 8 स्तर का अंडाणु था। हवा मारक अंडे को घूरता रहा, लेकिन उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। अंडा जमीन पर लुढ़क गया और अचानक बैगनी प्रकाश का निकलना बंद हो गया, लेकिन एक अस्पष्ट सुनहरी रोशनी और उसके खोल से निकलने वाली तेज खुशबू हवा को पार कर गई। गहरे भूमिगत मसल ने एक थरथराहट के साथ शीरीन को बताया, मालकिन, 8 स्तर के अंडे को पैदा करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में रक्त को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। सौभाग्य से मैं इसे महसूस करने के लिए काफी समझदार हूँ और आप सभी को दूर लाया हूँ, नहीं तो आप सभी अंडे द्वारा जिंदा खा लिए जाते। शीरीन ने ऊपर की ओर देखा, लेकिन वो केवल एक सुनहरे प्रकाश को देख सकती थी, क्योंकि वो बहुत गहरे भूमिगत थी। सुनहरी रोशनी? क्या ये 5 स्तर के जानवर की चमक नहीं थी? जब वो सोच रही थी तो उसे कुछ अच्छा सा लगा, इतना अच्छा कि उसके मुंह में पानी भर रहा था। शीरीन थोड़ा सा चौंक गई। अपनी सांस पकड़ो, ये गंध अजीब है। एक पल के लिए मसल्स स्तब्ध रह जाने के बाद उसका खोल खुल रहा था और जल्दी से बंद हो रहा था। इतनी अच्छी महक, अच्छी महक। ये बदल गया और खुशबू की ओर भागना चाहता था। सोमदेव सिंह ने उस पर कदम रखा और धीमी आवाज में कहा, क्या आप खाना बनना चाहते हैं? मसल मस्त लग रहा था और उसके पैर के नीचे संघर्ष कर रहा था। महक काफी अच्छी है, मैं ऊपर जाकर खाना चाहता हूँ। आगे की हलचल के बिना शीरीन ने अपनी आस्तीन को हवा में एक सरपीले तरीके से लहराया, जो सीधे बाहर जाने से पहले एक बार छेद परिक्रमा करता है। हवा छेद में से एक खुशबू भी साथ लाई। एक सपने से जागने की तरह मसल ने अपना खोल खोल दिया और चारों ओर देखा। क्या हुआ था? सोमदेव सिंह को एक चट्टान मिली और वो बैठ गया। कुछ भी नहीं, केवल ये कि आप लगभग भोजन बन गए थे। मसल हैरान था। शीरीन ने पूछताछ की, क्या अन्य जानवरों को आकर्षित करने के लिए इस तरह जानवर द्वारा यह खुशबू जारी की गई थी? सोमदेव सिंह ने सर हिलाया। हाँ, एक स्तराट जानवर को रक्तस्राव से पहले रक्त और भोजन की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये निम्न स्तर के जानवरों को आगे आने और मरने के लिए एक अजीब खुशबू का उत्सर्जन करता है। सोमदेव सिंह ने जो कहा था उसे साबित करते हुए ऊपर से एक तेज आवाज सुनाई थी, मानो कई जानवर ऊपर भाग रहे हों। यहाँ तक कि शीरीन और बाकी लोग भी भूमिगत के झटके महसूस कर सकते थे। क्या हवा मारक भी इनका भोजन बन जाएगा? शीरीन मदद नहीं कर सकी, ये सवाल पूछ लिया। सोमदेव सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ उसका हाथ थपथपाया, क्योंकि ये उनका पहली बार था जब वो ऐसी स्थिति का सामना कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कैसे सामना करना है इसका। इसके अलावा इस तरह जानवर अंडे से निकलने से पहले अपने परिवेश के भीतर मानव और जानवर दोनों निचले स्तर का सब कुछ उपभोग कर लेते हैं। क्योंकि हवा मारक 5वें स्तर का जानवर था और अपनी गंभीर चोट के कारण हिलने में असमर्थ था, इसीलिए वास्तव में तैयार भोजन था। ऊपर दी गई बैगनी रोशनी फिर से बढ़ गई और उसके बाद चीखने चिल्लाने की विभिन्न आवाजें सुनाई दी। कुछ घबराए हुए, भयभीत, निराश और संघर्षरत थे। वो आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जाहिर है उन आकर्षित 5 स्तर के जानवरों को उस अंडे द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, और जैसे ही वो करीब आए, शीरीन बिल्कुल अच्छे से उन स्तर 5 जानवरों की ताकत को जानती थी, इसीलिए वो घबरा गई थी। इसके अलावा अरविंद कुमार और उसके अन्य 7 लोग अभी 5 स्तर के हवा मारक के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने जो आवाज सुनी उससे मालूम हुआ कि वहां लगभग 7 जानवर आ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ एक पलक झपकते ही अंडे का शिकार हो गए। इसीलिए उसने सोचा कि अंडा कितना महान होगा और अंडे में क्या होगा। यह स्तराट जानवर था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। छोटू उस्ताद, आपको क्या लगता है अंडे में क्या है? दृढ़ पत्थर कंगन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इस तरह के जानवरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की सवारी एक स्तराट जानवर है, जबकि अन्य स्वर्ग के उपहार शिष्य या तो 6 स्तर या 7 स्तर के जानवरों की सवारी किया करते हैं। तो इस तरह 8 जानवर वास्तव में बहुत दुर्लभ हैं। शीरीन ने इसे बाहर की जांच करने का आग्रह किया। मालकिन, क्या आप इसे जीतने का प्रयास करना चाहती हैं? केवल एक स्तर 9 से अधिक आध्यात्मिक स्तर की शक्ति वाले लोग इस स्तर के जानवरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो गर्वित हैं, अभिमानी हैं, और वो केवल उन लोगों की तुलना में अधिक आत्मसमर्पण करेंगे जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। दृढ़ पत्थर कंगन ने हतोत्साहित किया। शीरीन चुप थी। छोटू उस्ताद, क्या आप इतना हतोत्साहित होने के बजाय अधिक उत्साहजनक नहीं हो सकते? मालकिन, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। अब सच हमेशा कानों के लिए अप्रिय हो जाता है। दृढ़ पत्थर कंगन ने आह भर दी। जैसे कि उसने अपना वाक्य पूरा किया, अचानक एक बैगनी प्रकाश उनके ऊपर चमक उठा और कुछ ऊपर से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। यह शीरीन के सर की ओर गिर रहा था। ध्यान से। सोमदेव सिंह ने अपनी आस्तीन लहराई और बैगनी रंग की रोशनी बिखेरती हुई वस्तु वापस घूमने के बजाय भटक गई।
शीरीन अंततः उस चीज को स्पष्ट रूप से देखने में कामयाब रही। ये बैगनी चमक के साथ एक अंडा था। अंडा शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार के बराबर में था, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ये बैगनी प्रकाश के साथ निमिष था। जैसे जैसे अंडा ऊंची जमीन से गिर रहा था वो फूटने लगा था। बिना किसी हिचकिचाहट के शीरीन ने अपनी कलाई पर से नरम रस्सी फेंक दी और उस पर आयोजित कर दी। अंडे की बैगनी रोशनी अचानक बढ़ गई और नरम रस्सी का रंग गहरी बैगनी में बदल गया। बिजली की गति से बैगनी प्रकाश रस्सी के साथ बढ़ा। ध्यान से। सोमदेव सिंह हैरान थे और उनकी हथेली से 5 रंगीन रोशनी की चमक सीधे नरम रस्सी पर आ गई। नरम रस्सी को समय में काट दिया गया, जमीन पर गिरा दिया गया और तुरंत अंडे ने इसे बैगनी कर दिया। इसी बीच सोमदेव सिंह ने शीरीन को खींच लिया और बैगनी दायरे से दूर उड़ गए। और जब वो जमीन पर उतरे तो वो बोले, क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम सच में चाहती हो कि ये तुम्हें भी खा ले? शीरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो लापरवाह है। यदि गलत नहीं है तो बैगनी प्रकाश अपने भोजन को अवशोषित करने के लिए अंडे द्वारा उपयोग किया जाने वाला हथियार था और वो लगभग फंस गई थी। अजीब तरह से वो एक लापरवाह व्यक्ति नहीं थी, लेकिन वो बिना किसी कारण के खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। उसने चुपके से अपनी भावना और दिल की धड़कन को स्थिर करने के लिए एक सांस ली। फिर उसने उसके बगल में सोमदेव सिंह को देखा और कहा, धन्यवाद। सोमदेव सिंह महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान भरोसेमंद थे, क्योंकि उसने न केवल शीरीन को बचाया था बल्कि अपनी आस्तीन के साथ 10 फीट की दूरी पर खड़े मसल को भी पकड़ लिया ताकि यह अंडे का भोजन न बन जाए। फिलहाल वो बैगनी प्रकाश सीमा के भीतर नहीं थे। इस प्रकार वो अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। मसल अभी भी सदमे की स्थिति में था, क्योंकि उसका खोल अभी भी व्यापक रूप से खुला था। सौभाग्य से शीरीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बैगनी रोशनी के साथ बड़े अंडे पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अंडा सीधा खड़ा था और अभी कुछ समय के लिए स्थिर था। मसल्स धीरे धीरे सोमदेव सिंह की ओर बढ़ा और उसके कपड़े के कोने पर चुपचाप लिपटने के लिए अपना खोल खोल दिया। यह भी बहुत खतरनाक था। यदि सोमदेव सिंह इसे बचाने का प्रबंधन नहीं करते तो ये पूरी तरह से बैगनी प्रकाश द्वारा अवशोषित हो जाता। यह हर समय भाग्यशाली नहीं होगा और ये खूबसूरत युवा निश्चित रूप से परेशान समय में केवल शीरीन पर ध्यान देगा। इसीलिए ये उसके कपड़े पर चढ़ने को सुरक्षित समझ रहा था, क्योंकि वो उसे पीछे ले जाएगा यदि वो पीछे हट सकता है तो। सोमदेव सिंह ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने हाथों में से एक के साथ शीरीन को पकड़े हुए थे, जबकि दूसरा हाथ सिर्फ मामले को संभालने वाले जादू का इशारा कर रहा था। हालांकि उन्होंने अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति को सील कर दिया था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान सील को हटाना आसान था, क्योंकि इसके लिए बस एक जादू की आवश्यकता थी। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे जब तक कि स्थिति बहुत गंभीर ना हो। हालांकि वो स्वर्गीय कानून के प्रभारी थे, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। कहीं ऐसा ना हो वो कुछ परेशानियों को बुला लें। वो इन परेशानियों से डरते नहीं थे, लेकिन छोटी लड़की अंडे की तरह नाजुक थी और शायद उसका सामना ना कर सके। उसने अंडे का शिकार बनना सही समझा, लेकिन उसने शीरीन को छोड़ने का विचार नहीं किया। वो अंडा अचानक क्षैतिज रूप से उनकी ओर उड़ गया। शीरीन तो पहले से तैयार खड़ी थी और इस बार जब वो दूर जाने के लिए सोमदेव सिंह को खींचना चाहती थी तो अंडा उनसे 2 मीटर की दूरी पर रुक गया। फिर बैगनी प्रकाश अंडे के चारों ओर घूमने लगा और जल्द ही अंडे के भीतर से एक खरोंच लगने लगी। क्या अंडा फूटने जा रहा है? शीरीन ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देखा। अंडे पर एक दरार देखी गई जो उसके पंजे का हिस्सा थी। पंजा गुलाबी रंग का था और बहुत नाजुक लग रहा था। इसने अंडे के खोल को तोड़ दिया और एक और दरार के साथ, काले निशान के साथ, बैगनी पंजा पूरी तरह से टूट गया। शीरीन ने उसे घूरते हुए अपनी सांस रोक रखी थी। ये एक लॉटरी जीतने या जैकपॉट मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि एक स्तर 8 जानवर की अंडा फोड़ने की प्रक्रिया का भी गवाह बनना बहुत दुर्लभ था। इसीलिए वो हर एक विवरण को अच्छे से याद करना चाहती थी। जब उसने छोटी पंजे को देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि उसका आकार बाघ के पंजे के समान था। क्या स्तर 8 जानवर एक छोटा बाघ होगा? वो थोड़ी निराश थी, लेकिन बैगनी फर वाला बाघ दुर्लभ था और इस वजह से वो फिर से परेशान हो गई। इस तरह के रूप वाले जानवर अंडे से बाहर एक पंजा जूड़ा पंजा निकालकर ये खोल को तोड़ने का काम आसान बना देते हैं। एक सतत कर्कश ध्वनि के साथ अंडे के खोल को टुकड़ों में छील दिया गया था, जिससे शरीर के अधिक से अधिक हिस्सों का खुलासा हुआ। उसकी त्वचा काले रंग के पैटर्न के साथ बैगनी थी, जो बाघों जैसी थी। इसीलिए ये किसी भी संदेह के बिना एक बाघ होने चाहिए थे। एक आवाज के साथ अंडा टूटा। अंडा अब आकाश के बीच में नहीं लटक रहा था, बल्कि ये जमीन पर आ गिरा था। अंडा पूरी तरह से फट चुका था, जिससे पूरे जानवर का खुलासा हुआ। शीरीन की आंखें खुली हुई
ये जानवर वास्तव में क्या था? एक असामान्य बाघ। इसके शरीर पर धब्बे वास्तव में एक बाघ की तरह लग रहे थे, लेकिन उसके पीछे के छोर पर 9 पूंछ थी, लेकिन उसका चेहरा बाघ जैसा दिखता था। ये एक निष्पक्ष संस्करण था जिसमें एक निष्पक्ष कोमल चेहरा और लंबी पलकें थी। इसकी आंखें नवजात बच्चे की तरह बड़ी और गोल पानी वाली शुद्ध थी। आंखों का जोड़ा शीरीन को घूर रहा था, जबकि उसका शरीर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन ये अभी भी बहुत कमजोर था और ये नीचे गिर गया। ये फिर से कोशिश कर रहा था खड़े होने की, लेकिन वो फिर से गिर गया। शीरीन ये देखकर हैरान थी कि स्तर 8 का जानवर इतना प्यारा हो सकता है। कई बार इसे गिरते हुए देखकर वो भी इसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन सोमदेव सिंह ने उसे पीछे खींच लिया और हल्के से उसके सर को हिलाया। जानवर बिल्ली की तरह कराहते हुए शीरीन की तरफ देखने लगा, जैसे वो अभी तक गर्व महसूस कर रहा हो। अंत में खड़ा हो गया और शीरीन की ओर डगमगाता हुआ बढ़ा। मालकिन, बाहर देखो। जिस मसल को गुलाम बनाया गया था, उसे डर था कि अगर उसने शीरीन को चोट पहुंचाई तो उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए इसके दोनों हाथ उसके बागे के एक कोने ने पकड़ रखे थे। वो अपनी मालकिन को पीछे की ओर खींचना चाहता था। इसी बीच सोमदेव सिंह ने अपनी आस्तीन लहराई और मसल पर एक मजबूत बल लगाया ताकि ये हिल न सके। धीरज रखो। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले और उत्साहित मसल को शांत किया। शीरीन की ओर जानवर तेजी से बढ़ा, अपनी 9 पूंछ नीची कर ली, उसकी बाहों को खींचने के लिए अपने 2 सामने के पंजे उठाए और अपनी मां को देखकर एक जवान बिल्ली की तरह मचलने लगा। उसकी आंखों की जोड़ी इतनी स्पष्ट थी कि ये किसी भी व्यक्ति के सिलहुट को दर्शा सकती थी। शीरीन ने याद किया कि कुछ पक्षी पहले जीवन के रूप को देखते ही पहचान लेते हैं, जैसे ही ये जन्म लेते हैं। जैसा कि इस छोटे जानवर ने उसे पैदा होने के तुरंत बाद देखा। क्या उनकी उन पक्षियों की तरह ही प्रतिक्रिया होगी? छोटा जानवर अब बैगनी रोशनी नहीं छोड़ रहा था और वो बहुत प्यारा और हानि रहित दिख रहा था, जैसे कि छोटे जानवर ने अभी तक दिखाया था। ये पूरी तरह से खड़ा नहीं हो सकता था। शीरीन के थोड़े से प्रयास ने वास्तव में उसे फिर से नीचे गिरा दिया। छोटा जानवर अपने चेहरे के साथ जमीन पर लेटा हुआ था, जबकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें शीरीन को घूर रही थी। वो इस तरह झपकी मार रही थी मानो वो रोना चाहता हो। शीरीन अपने पिछले जीवन में एक बिल्ली को पाला करती थी और वो उसे प्यार से गुड़िया बुलाती थी, जिसके साथ वो स्नेह करना पसंद करती थी। इसीलिए इस छोटे जानवर को देखते हुए शीरीन मदद नहीं कर सकती थी और अपनी गुड़िया को याद करते हुए इस जानवर के सर पर अपना हल्का हाथ फेरने के लिए वो नीचे झुक जाती है। मसल घबरा गया। मालकिनी से मत छुओ। बहरहाल इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, शीरीन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। छोटा जानवर एक बड़ी बिल्ली के आकार का आधा था और उसका फर इतना चिकना था कि शीरीन को लगा कि ये कितना गर्म और मखमली है। छोटे जानवर ने वास्तव में उसकी कलाई को अपनी 9 पूंछों के साथ पकड़ रखा था। वो अपने चेहरे को उसके हथेली के खिलाफ रगड़ रहा था और उसे स्नेह दिखाने के लिए उसे चाट रहा था। फिर वो उसकी हथेली पर बैठ गया ताकि वो आराम से अपनी आंखें बंद कर ले और खर्राटे ले। बहुत ही आकर्षक। शीरीन ने अपना दिल नरम और स्थिर करने के लिए सोमदेव सिंह को देखा। ये सोमदेव सिंह उस समय उसे ही देख रहे थे, लेकिन अपनी जटिल आंखों से और परिष्कृत रूप के साथ, जैसा कि उन्होंने असामान्य रूप से कुछ अलग देख लिया हो। शीरीन दंग रह गई और भूल गई वो पहले क्या कहना चाहती थी, और उसने कुछ और पूछा। क्या हुआ है आपको? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? फिर उसने मजाक में कहा, मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें ये देखकर जलन हो रही है कि मैंने 8 स्तर के जानवर पर विजय प्राप्त कर ली है। सोमदेव सिंह ने अपना ध्यान उसके छोटे से जानवर को देखने के लिए लगा दिया और हंसते हुए कहा, शीरीन बधाई हो, इसने आपको अपनी माँ के रूप में पहचान लिया है। शीरीन आवाज थी। क्या उसे इसके बजाय मुझे एक गुरु के रूप में नहीं पहचाना जाना चाहिए था? छोटे जानवर ने अपनी आंखें खोली और उसके हथेली को अपने चेहरे के साथ रगड़ दिया, जैसे कि उसकी माँ पर एक बच्चा प्यार बरसा रहा हो। उन पक्षियों की तरह ऐसा लगता था कि उसने शीरीन को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। शीरीन को याद है कि छोटे जानवर के रूप में हवा जानवर केवल अपनी मेहनत की वजह से अंडा फोड़कर बाहर आ सकते हैं। चलो ऊपर जाते हैं। शीरीन ने मसल और सोमदेव सिंह को खींचा और ऊपर की तरफ टेलीपोर्ट कर लिया। शीरीन को ये उम्मीद नहीं थी कि हवा मार्ग सुरक्षित था और छेद में उन तीनों को देख रहा था, यहाँ तक कि इसमें कूदना भी चाहता था। जैसा कि शीरीन ने बताया, उसकी एक जोड़ी आंखें उसके हाथ में छोटे जानवर को देख रही थी और करा रही थी। शीरीन को अपने हाथ में छोटा जानवर बहुत पसंद था, लेकिन जब उसने हवा मार्ग की ममता भरी आंखों को देखा तो उसे लगा कि उसे माँ का उसके बच्चे से मिलने का मौका नहीं छीनना चाहिए। इसीलिए उसने छोटे जानवर को जमीन पर रखा, लेकिन इसने हवा मार्ग को भ्रम में देखा। शीरीन ने उसके फर को सहला दिया और हवा मार्ग की तरफ इशारा कर दिया, जाओ, वो तुम्हारी माँ है, और उसे हवा मार्ग की दिशा में धकेल दिया। हवा मार्ग की आंखें चमकीली हो गई और उसके सर के पास पहुंच गई, जो छोटे जानवर के करीब जाना चाहती थी। छोटे जानवर ने जोर से शोर किया और अपनी बैगनी रोशनी उत्सर्जित की।
हवा मारक इतना हैरान था कि उसने अपनी गर्दन पीछे कर ली और आश्चर्य में छोटे जानवर को घूरते हुए कुछ कदम पीछे की ओर ले गया। इसी बीच छोटे जानवर ने जानबूझकर हवा मारक की ओर कुछ बार इशारा किया, इससे पहले कि वो शीरीन के हाथों में कूद गया। फिर उसकी 9 पूंछ उसकी कलाई पर रखी गई, जबकि उसका चेहरा उसकी उंगलियों के खिलाफ लड़ रहा था, जैसे कि वो प्यारा होने की कोशिश कर रहा हो। हवा मारक और उसे पैदा करने वाले ने हार नहीं मानी और कराहते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन छोटे जानवर ने तुरंत अपना सर उठाया और उसे अपने दांत दिखाकर उसे बीच रास्ते में रोककर डरा दिया। इसीलिए हवा मारक ने छोटे जानवर को उदास और असहाय रूप से रुककर घूर लिया। शीरीन काफी असहाय और अपमानित महसूस कर रही थी, क्योंकि छोटे जानवर ने उसे अपनी माँ के रूप में गंभीरता से पहचान लिया था। वो केवल उस मसल को दोष दे सकती थी जो एक बड़ा छेद खोदता था, जिसमें उस अंडे को नीचे गिरने की अनुमति मिल गई थी। अजीब तरह से सोमदेव सिंह और वो उस समय एक पंक्ति में खड़े थे, लेकिन वो छोटा जानवर सीधे उसकी ओर चला आया था जब उसने अपनी आंखें खोली। क्या उसने उस समय उसे पहली बार गंभीरता से देखा था? उसने अपने हाथ में छोटे जानवर को देखा और सोमदेव सिंह से पूछने से खुद को रोक नहीं सकी, सोमदेव सिंह, ये जानवर वास्तव में क्या है?